तो कोरोना देश भर में लगातार कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3,60,960 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। पहली बार एक दिन में मौत का ये आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा है और अब तक मौत का आंकड़ा कुल मिलाकर 2,01,187 हो गया है। अब कुल पॉजिटिव मामलों की तादाद 1,69,97,267 हो गया है। देश में एक्टिव केसेस की कुल संख्या 29,78,709 है और डिस्चार्ज हुए मामलों में कुल संख्या 1,48,17,371 है। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में सीएचसी में ऑक्सीजन की कमी न हो। सभी सीएचसी में कम से कम 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो। साथ ही सभी जिलों में 2-2 सीएचसी कोविड मरीजों के लिए हो। देश में कोरोना को लेकर के सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी में हो रहे हैं। यूपी में जल्द ही कोविड डेडिकेटेड बेड्स दुगने होंगे। यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बेहतर हो रही है। सीएम ने यह भी कहा कि जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूर मिले। सीएम ने यह कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों का भी ख्याल रखा जाए। की ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होम कंट्रोल में ये जो है कंट्रोल रूम स्टार्ट किया गया है। इस कंट्रोल रूम में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट और गृह विभाग के और पुलिस के सभी वरिष्ठ लोग लगाए गए हैं और डेली पूरे 24 घंटे यहाँ ये कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रत्येक जनपद को की जा रही है और जनपद स्तर से हॉस्पिटल्स को और रीफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ऑक्सीजन के टैंकर चल रहे हैं। यदि ये ग्रीन है तो ये भर गए हैं, यदि ये ग्रे है तो ये खाली है। और ये देखिए आप पूरा हम झारखंड, हम पूरा जो है वेस्ट बंगाल से हम लोग ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ से भी जो है हम ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। और संगम नगरी प्रयागराज में कोविड की रफ्तार नहीं थम रही है। कल जिले में 18 लोगों की कोरोना से जान चली गई। सिर्फ अप्रैल महीने में अब तक कोरोना से 246 संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 4 दिनों से संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी जहां राहत देने वाली है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमितों की मौत अब तक सबसे ज्यादा हुई है। मंगलवार को 18 मौतें हुई हैं और अब तक जिले में 246 लोगों की मौत हो गई है। और अगर बात करें पूरे कोरोना काल में तो 642 लोगों की मौत है, यानी कि अप्रैल महीने में 38% लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा ये बताता है कि किस तरह से सेकेंड वेव का लहर है और किस तरह से लोग असमय कोरोना के गाल में समाते जा रहे हैं। और मंगलवार को जो रिपोर्ट आई है उसमें 1598 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इससे पहले यह आंकड़ा 2000 के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी थोड़ा सुकून जरूर दे रही है। हालांकि 1626 लोग मंगलवार को डिस्चार्ज भी हुए हैं। इसमें से होम आइसोलेशन के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन थे उसका वो भी शामिल है आंकड़ा। लेकिन इसके बावजूद कोरोना जिस तरह से हावी हो रहा है और जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। और इसको लेकर तमाम तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन भी जिले में कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब हम आपको 3 तस्वीरें बरेली, प्रयागराज और बदायूं की दिखा रहे हैं। बरेली में कोरोना मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। तीमारदारों का कहना है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। वहीं प्रयागराज में भी तस्वीर अलग रही है। यहां कोरोना मरीजों के परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन की परेशानी है। बदायूं में भी स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठ रहे हैं। और कानपुर देहात के कोविड-19 L1 हॉस्पिटल में एक तीमारदार ने अस्पताल परिसर में गंदगी के बीच मरीजों की भर्ती होने की तस्वीर वायरल की है। तीमारदार ने अस्पताल परिसर में मरीजों के पास जो पड़ी गंदगी है उसके ढेर को दिखाया है कि किस तरह के हालात हॉस्पिटल के भीतर हैं। महोबा में श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोविड L2 हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ पर दबंग ने हमला कर दिया।
घटना से परेशान मेडिकल स्टाफ ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला महोबा के श्रीनगर कस्बे में मौजूद कोविड L2 हॉस्पिटल का है। मुझे जानकारी है वहाँ पे जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ बहस हुई थी वहाँ के स्टाफ से। तो जो कैटरर है उन्होंने शायद कुछ बाहर के लोगों को बुलाया था और डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता की थी, जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट करने पे काफ़ी गंदी गाली वगैरह दी थी। बाद में वहाँ पुलिस पहुंची तो फिर मामला शांत हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से हुई मौत का संज्ञान लेते हुए यूपी चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है, जिसमें सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग बताए कि वो कोरोना नियमों का पालन कराने में क्यों फेल हुआ और इसके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। इस पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने जो सवाल उठाए हैं वह सवाल राष्ट्रमन का है। ऐसे समय में जब एक जान त्राहिमाम कर रही हो, पंचायत चुनाव का औचित्य क्या है? चुनाव 6 महीने के लिए टल भी सकते थे, लेकिन चूंकि राज्य सरकार को विधान परिषद में अपना बहुमत लाने की जल्दी है, इसलिए पंचायत चुनाव करा रही है। संक्रमितों को क्यों नहीं जांच की गई ड्यूटी पे भेजने से पहले? और इतनी जो मृत्यु हुई, लोग चिल्लाते रहे कि हमारी ड्यूटी काट दीजिए, आप माने नहीं। अहंकार में घमंड की भाषा बोलकर लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो चुनाव आयोग से ज़्यादा जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, जिसके फीडबैक पे, जिसकी रिपोर्ट पे, जिसकी जिम्मेदारी लेने पे चुनाव कराया गया है। उधर बीजेपी ने कहा है कि ये चुनाव हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना है। पंचायत का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में हो रहा है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होती है कि चुनाव नियमानुसार संपन्न हो। चूंकि कोरोना के महामारी का समय चल रहा है, इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन कराना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय के सवाल का जवाब आयोग न्यायालय के समक्ष देगा कि चुनाव के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन कैसे हुआ है। और उत्तराखंड से खबर है, जहां पर कोरोना ने अपना रूप बदला है तो लोगों ने भी इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई का अपना तरीका बदल लिया है। कोरोना की फर्स्ट वेव में लोगों ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाना बांटा, मगर सेकेंड वेव में वायरस और घातक होकर लौटा है तो हेल्पिंग हैंड ने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। कोविड पैंडेमिक के खिलाफ सोशल मीडिया भी एक बड़ा हथियार बनकर सामने आया। वायरस के ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण अब फिजिकली हेल्प के बजाय लोग सोशल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। न्यूज 18 ऐसे ही कुछ लोगों तक पहुंचा है। ये है इंजीनियरिंग की स्टूडेंट इशिता थपलियाल और जर्नलिज्म की स्टूडेंट आकांक्षा बहुगुणा। सुबह से लेकर रात 2 बजे तक ये सभी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। फिर चाहे किसी को प्लाज्मा डोनर की जरूरत हो, कहीं ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, दवाइयों की जरूरत हो, ये टीम उसे सोशल मीडिया पर शेयर करती है और कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड सामने जरूर आता है। किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के पास आ रही हैं? प्लाज्मा के लिए आ रही है, लोगों को प्लाज्मा की, जिनको प्लाज्मा चाहिए वो प्लाज्मा के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए पूछने के लिए कर रहे हैं, जिनको खाने की या सर्विसेज चाहिए घर पे उसके लिए फ़ोन कर रहे हैं, रेमडेसिविर के लिए कॉल कर रहे हैं और सारी मेडिसिन ड्रग्स के लिए कॉल कर रहे हैं। ये टीम सिर्फ लोगों की जरूरत को शेयर नहीं करती, बल्कि आपकी प्रॉब्लम और डोनर की सत्यता भी जांचती है और कंफर्म होने के बाद ही इसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सोशल प्लेटफॉर्म पर ये टीम अभी तक हजारों लोगों को मदद पहुंचा चुकी है। जो भी लीड्स आती है मैं ट्विटर पर पोस्ट कर देती हूँ। कुछ भी ऐसा गलत नहीं है शायद मेरे हिसाब से उसमें, मतलब जो मैं वेरीफाई कर पाती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम है जो हम एक ग्रुप है पूरा, हम लीड्स डालते हैं उसमें, वेरीफाई करते हैं और फिर लोगों को भेज देते हैं जिनको जो रिक्वायरमेंट हो। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप, इशिता और आकांक्षा के साथ इस सोशल प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक कई यूथ जुड़े हैं
और यही वो उम्मीद है जो हमें भरोसा दिलाती है कि कुछ भी हो, एक दिन कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक हफ्ते का शहर में कर्फ्यू लगाया है। देहरादून में कर्फ्यू के दूसरे दिन भी असर केवल दुकानों और बाजारों पर देखने को मिला। आज भी शहर में लोग बेवजह घूमते दिखाई दिए। पुलिस का चालान की कार्रवाई भले ही जारी हो, मगर लोग कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। आने वाले वक्त में ये लापरवाही कहीं बड़ी चिंता की वजह न बन जाए। कोरोना महामारी में लगे कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं, मैं देहरादून के घंटाघर पर अभी खड़ा हूं। आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहां पे लग चुकी हैं, क्योंकि लोग आज भी घूमने से परहेज नहीं कर रहे हैं। भले ही प्रशासन ने बिल्कुल सख्त निर्देश किए हैं कि कर्फ्यू होगा, कर्फ्यू में किसी को भी अनुमति नहीं होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आज भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लाइनें लग गई हैं। हमारे साथ नेगी जी है, जो कोतवाल साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। नेगी जी, किस तरीके की दिक्कतें आ रही, क्योंकि लोग आज भी नहीं संभल पा रहे हैं, लग रहा है यही? हाँ, मोस्टली लोगों को ये है कि जरूरी काम है तो गाड़ी लेके चल दिए हॉस्पिटल जान, जबकि नियम ये है कि बिना पास के, कोई भी बिना पास के, जब वैन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, प्राइवेट वाहन, निजी वाहन सारे बंद हैं। लेकिन लोगों के अंदर अभी ये जागरूकता नहीं। पहले थोड़ा ये था कि लोग बिना सड़क पे बिना पास के नहीं जाते थे, चौकी थानों में जाते थे कि हमें पास दीजिए, जरूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है। अभी वो ट्रेंड थोड़ा कम है, लेकिन सख्ती करेंगे तो फिर हो सकता है काम हो किस तरीके के अगर बहाने भी बता रहे हैं लोग, बहाने भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल से आ रहे हैं, मरीज भर्ती है उसे देखने जा रहे हैं, बिल्कुल सीरियस कंडीशन है, इस तरह के हैं। लेकिन हम लोग जो RT-PCR कराने जा रहा है, टीका लगवाने जा रहा है, उसको जाने दे रहे हैं। जो एयरपोर्ट जा रहा है, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन जा रहा है या ड्यूटी पे जा रहा है, जिसको उनको जाने दिए जा रहा है। उनके पास क्या टिकट वगैरह आप चेक कर रहे हैं? हाँ, उनके टिकट होते हैं। एयरपोर्ट जा रहा है तो उसके टिकट, एयर टिकट होंगे, उससे चेक कर। जो नहीं माने तो उसके कार्रवाई, उनके चालान हो रहे हैं, उनके कानून के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कई को वापस करा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना महामारी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग अभी भी जागरूक नहीं है। इस महामारी से लड़ना है तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो बुलंदशहर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला खुर्जा के जटिया इंटर कॉलेज का है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ती दिख रही हैं। कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले की ये तस्वीरें हैं। हैरान करने वाली है कि पुलिस की मौजूदगी में ये भीड़ लगी हुई है और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए हैं। कल चौथे चरण का मतदान है और इसको लेकर के पोलिंग पार्टियां रवानगी से पहले यहां पर इकट्ठा हुई, तो किस तरह के हालात थे जरा देखिए। और कानपुर देहात के डेरापुर महोलीपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि प्रत्याशी के समर्थकों ने कुछ लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इसकी पीछे वजह उस प्रत्याशी को वोट नहीं देना था। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। मिर्जापुर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने मलबे से 2 और शव निकाले हैं। 3 शव पहले ही निकाले जा चुके थे। बताया जा रहा है कि मकान की हालत जर्जर थी। परिवार किराए पर रह रहा था। रात को सोते वक्त छत गिर गई और पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत के काम पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को तत्काल प्रभाव से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। कमरा गिर गया था मकान का, उसमें 5 लोग सो रहे थे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 5 की बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी। इनके परिवार की एक बेटी है जो बनारस में कहीं पढ़ रही थी, वो इसमें सुरक्षित बची है, तो वो भी यहाँ पर भी पहुँच रही है। और सभी जो शव थे 5 वो अस्पताल भिजवा दिए गए। सर 5 बेड हैं क्या? हाँ, 5 के सब अस्पताल भिजवा दिए। क्या करते थे सर ये किराए मकान? ये अपने जो पानी की जो मोटर होती है उसकी रिपेयरिंग वगैरह काम करते थे। कानपुर में रफ्तार का कहर दिखा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें हादसे में 10 लोग जख्मी हो गए। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बिल्हौर कोतवाली के बरंडा गांव के पास की है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली से प्रवासी कामगारों को लेकर ये बस बिहार जा रही थी। हाथरस शराब कांड में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है, जबकि कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। उधर एसपी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक दारोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। हाथरस कैंट के कोतवाली प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गांव में हुए पारंपरिक पूजा कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद देर रात इनकी तबीयत बिगड़ी। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।